अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम एनटीएस गैट जनरल टेस्ट का जो पास्ट पेपर है ना, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये पेपर जो है ना बेसिकली गैट ए वालों का है, लेकिन ये गैट बी और गैट सी वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गैट ए वालों के लिए। तो आप लोगों ने हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों को ना कंप्लीटली ये समझ आ सके, आइडिया आपको हो सके कि किस तरह के पेपर में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोगों ने लाजमी समझने की कोशिश करनी है। ये वाला जो पास्ट पेपर है ना बेसिकली ये 25 अगस्त 2019 में जो कंडक्ट किया गया था। अच्छा, इसका ना हम क्वेश्चन नंबर 66 जो है ना इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा गया द फर्स्ट 100 कॉपीज ऑफ अ पोस्टर कॉस्ट 100 रुपीज ईच। यानी कि ना एक पोस्टर है जिसकी 100 कॉपीज उन्होंने करवाई हैं, तो उसमें से हर एक कॉपी की प्राइस जो है ना, हर एक कॉपी की वो हमारे पास एक्स है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आफ्टर द फर्स्ट 100 कॉपीज हैव बीन मेड। कहता है कि जब उन्होंने 100 कॉपीज करवा ली तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉपीज होंगी, एक्स्ट्रा कॉपीज कॉस्ट एक्स बाय 4 रुपीज ईच। कहता है कि उसके बाद अगली अब जितनी भी वो कॉपीज करवाएंगे तो उनमें हर एक कॉपी की जो प्राइस आएगी ना वो एक्स बाय 4 रुपीज आएगी। हाउ मेनी रुपीज विल इट कॉस्ट टू मेक 300 कॉपीज ऑफ द पोस्टर। वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि अगर वो 300 कॉपीज करवाते हैं पोस्टर की तो टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ पे देखें ना तो पहले जो 100 पेपर है ना, 100 जो कॉपीज हैं उनकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसमें अगर आप प्लस कर देंगे ना बाकी 200 की, यानी कि और भी तो हमने 200 कॉपीज करवाई है ना, तो पहले वाले 100 कॉपीज की प्राइस और थी और अगले जो 200 जो हमने कॉपीज करवाई है ना उनकी प्राइस कुछ और है। तो बहरहाल दोनों की प्राइस को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है ना वो आ जाएगी। अब बच्चों हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं रफ रफ लिखूंगा तो आप लोगों ने ना इसको बस समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 100 कॉपीज है ना, वो फर्स्ट 100 कॉपीज की कॉस्ट आई है 100x, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक कॉपी की एक्स प्राइस है। अगर 100 लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 200 कॉपीज, क्योंकि पहले वाले 100 कॉपीज की प्राइस तो हमने ये लिख ली है। अब अगले जो बाकी 200 बचा है ना उसकी कॉस्ट हमें क्या आ रही है, एक की वहां पे x बाय 4 लग गई है। इसका मतलब है कि इस बार हम 200 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x बाय 4 के साथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना तो ये आएगा 4 5 20 और 0 साथ में, यानी कि 50x आ जाएगा। यानी कि ये 50x जो है ना ये कॉस्ट है अगले 200 कॉपीज की। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यानी कि 100 कॉपीज की जो प्राइस है ना, ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे अब लिखने लगा हूं। टोटल जो कॉस्ट है बच्चों ये हमारे पास आ जाएगी 100x, यानी कि ये वाली जो 100 कॉपीज की प्राइस थी ना 100x, और इसमें हम प्लस कर देंगे 50x। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। यानी कि कॉस्ट ऑफ 300 कॉपीज जो आएगी हमारे पास टोटल, वो हमारे पास 150x आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इज द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। अब बच्चों इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 67 है ना इसको देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, टेक्निकली लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन की समझ आएगी तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कहता है कि एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसका एरिया ना एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। ये हमारे पास रेक्टेंगल जो होती है ना उसकी आमने सामने वाली साइड्स ऐसे करके इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली, ये हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर दी है। ये यहाँ पे मैं ऐसे लाइन लगाता हूँ। ठीक है। और एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। ये हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। अब जो वो कहते हैं कि ये इनका जो एरिया है ना वो इक्वल है, यानी कि जितना एरिया इसका है ना, फर्ज कर लो इसका एरिया हमारे पास 9 है तो इसका एरिया जो है ना वो भी 9 ही है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों का एरिया इक्वल है। देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी। अगर दो यानी कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया अगर इक्वल है तो उसका जो पैरामीटर है ना वो कहता है कि वो किस तरह का होगा। अब देखिए पैरामीटर का और एरिया का ना इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। पैरामीटर जो है ना ये डिपेंड कर रहा होता है लेंथ के ऊपर और विड्थ के ऊपर, और जो एरिया होता है ये भी डिपेंड कर रहा होता है लेंथ और विड्थ के ऊपर। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ा काम खराब करती है, यानी कि आप अभी आपको मेरी बातों की समझ नहीं आएगी।
हम इसका ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको ना इसकी अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए उन्होंने ना क्वेश्चन में ये कहा है, एक बार फिर से सुन लें, कि रेक्टेंगल का और किसी स्क्वायर का जो एरिया है ना वो सेम है, तो आप हमें बताएं कि उसके फिर पैरामीटर कैसे होंगे, यानी कि वो किस तरह के होने चाहिए कि उनका एरिया जो है ना वो सेम आ जाए। तो यहाँ पे देखें उन्होंने ऑप्शंस में वैसे दिया हुआ है कि 1/2 द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, या फिर वो ये यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि पैरामीटर जो है ना स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों वो भी आपस में इक्वल होंगे तो उनका एरिया इक्वल आएगा। ऐसी बच्चों कंडीशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये मैं बस इसको सिंपल शॉर्टकट लिखता जा रहा हूँ। एरिया ऑफ हमारे पास जो रेक्टेंगल है, अगर ये फर्ज कर लें इक्वल है, इसका वैसे फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और अगर ये इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाय 1 के, लेट सपोज, तो ये इक्वल होगा 9 के। और इसी तरीके हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये इक्वल होता है s मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि l मल्टीप्लाई बाय एल कह सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे एक बार s लिखूंगा, s मल्टीप्लाई बाय एस यानी कि s का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको भी 9 बनाना चाहूँ तो ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 9 के ये भी। तो यहाँ पे देखें तो मैंने एक ऐसी रेक्टेंगल ली है और एक ऐसी स्क्वायर ली है जिन दोनों का एरिया जो है ना आपस में इक्वल है। लेकिन अब हम इनके ना पैरामीटर को देखते हैं, क्या पैरामीटर इनका इक्वल आ सकता है या उनमें क्या फ़र्क होगा। अगर बच्चों मैं ना रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करूँ ना, तो पैरामीटर बेसिकली ना ये लेंथों को ऐड करके मिलता है, यानी कि ये वाली साइड उसमें ऐड कर देनी है, ये वाली साइड उसमें फिर ऐड करनी है ये वाली साइड, और उसमें ऐड कर देनी है ये वाली साइड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है ना इस तरह की, इसकी एक साइड ये हमारे पास 9 है और एक साइड हमारे पास ये वाली 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों साइडों को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि इसका जो पैरामीटर है ना P, ये इक्वल है 20 के। लेकिन इसी तरीके की हमारे पास ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर था, इसमें हमने जो स्क्वायर हमने चूज की थी उसकी जो एक साइड की लेंथ है ना वो हमारे पास 3 है। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 है, यानी कि ये 3 + 3 6, 6 + 3 9, और 9 + 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका जो टोटल पैरामीटर है ना ये हमारे पास 12 है। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एरिया दोनों का इक्वल है, लेकिन उनका जो पैरामीटर है वो इक्वल नहीं है, और इसमें कोई इस तरह की कंडीशन भी नहीं आ रही कि ये एक दूसरे का हाफ हो, या इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। बहरहाल इसका जो ऑप्शन नंबर ई है ना, यानी कि नन ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। तो इस तरह का कोई जनरल रूल नहीं है कि अगर किसी दो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है तो उनका जो पैरामीटर होगा वो भी एक खास तरह का होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फिक्स उसमें जो कंडीशन है ना वो नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट, कहता है कि यहाँ से हमें बताएं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 + 2 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और 6 की पावर 2। ओके, अगर ये बच्चों 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। अब बच्चों ये 2 + 2 करेंगे ना, तो 2 + 2 आता है 4, और ये आपस में पावरें जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 × 2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4, तो 4 की पावर 4 जो होता है ना ये हमारे पास होता है 256। अब बच्चों ये 2 × 2 करें तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 8 की पावर 2 लेंगे, 8 की पावर 2 का आंसर आ जाएगा 64। और ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन में ये हमारे पास है जी, ये अगर इसको मैं सॉल्व करूं सबसे पहले 2 की पावर 2 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 में ये वाले +2 कर देते हैं, 4 और +2 करेंगे तो 6, और 6 में प्लस कर देंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि ये 2 की पावर बन जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 की पावर ये 4 बनेगा ना, तो 2 की पावर 4 ये हमारे पास होती है 16, तो 16 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। अच्छा, ये लास्ट वाली जो 4 की पावर 3 है ना, तो 4 की पावर 3 का बच्चों आंसर होता है 64, यानी कि ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अगर मैं इनमें से देखूं तो सबसे जो बड़ी या लार्जेस्ट हमारे पास जो वैल्यू है ना वो ये वाली है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना इज द राइट आंसर ओवर हेयर। अब हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 69 जो है ना ये सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
अक्सर इस तरह के पेपर जो है ना क्वेश्चन जो है ना पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना वैल्यू दी हुई है कि x-4 जो है ना ये इक्वल है 11 के। आप हमें बताएं कि x-8 किसके इक्वल होगा। एक काम करें, आप ना इधर x-4 को कुछ ना कहें और इक्वल लगा दें 11, लेकिन थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ी है। अच्छा, इधर भी माइनस का 8 लिख दें और इस साइड पे भी माइनस का 8 लिख दें। यानी कि जो चीज़ आप एक साइड पे माइनस कर रहे हैं ना, दूसरी साइड पे भी वही चीज़ माइनस करनी है, तो इक्वालिटी जो है ना वो बराबर कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ना हमारे पास x-8 को कुछ ना कहें, ये जो माइनस का 4 अंदर इधर खड़ा है ना, ये दूसरी साइड पे भेज दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11-8 करेंगे ना तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3, और 3 और वो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, तो यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो x-8 की जो वैल्यू आ चुकी है ना वो 7 आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है ना ये हमारा राइट आंसर है। ओके बच्चों, अब हम ना क्वेश्चन नंबर इसका जो 70 है ना इसको सॉल्व करते हैं। इफ वेटर टिप्स मोर देन 15% ऑन अ मील, कहता है कि एक वेटर है, वो जो है ना खाना सर्व कर रहा है, ठीक है, जितने पैसों की वो मेल उनको करेगा ना, प्रोवाइड करेगा, सर्व करेगा, उसमें से 15% उसको मिलेगा। यानी कि अगर उसने 100 रुपए का खाना किसी को ना जो है ना सर्व किया है, तो उसमें से 15% उसको टिप मिलेगा। 15% उसको टिप मिलेगा, यानी कि 15% अगर 100 का खाना होगा ना तो उस पर 15% जो बनता है ना वो तकरीबन 15 रुपीज़ होते हैं। ठीक है। अगर 100 रुपए का किसी का बिल है तो उस वेटर को उसमें से 15 रुपए टिप मिलेगा, ये वो कहना चाह रहे हैं, अगर वो 100 का है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने का होगा। अच्छा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन को समझें। एंड द टिप इज मोर देन 4 रुपीज़, कहता है कि उसकी जो टिप बनी है ना वो 4 रुपीज़ से ज़्यादा बनी है। 15% उसकी टिप है, लेकिन उसकी जो टिप अब बनी है, यानी कि वो उसने जितने भी पैसों का वो खाना उनको सर्व किया था उसका जो 15% उन्होंने निकाला है ना, तो वो 15% 4 रुपए से कुछ ज़्यादा बना है। वट इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द मील बिफोर टिप, वो कहता है कि ये बताएं कि वो वाली जो मील उसने सर्व की है, वो वाली जो खाना जो था उसने जो उनको दिया है, उसकी जो पॉसिबल कॉस्ट है ना वो बताएं कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी एक हो सकती है, और राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपीज़, और उसको राउंडेड भी करें, यानी कि ना उसको ये शायद इसका आंसर जो है ना पॉइंट्स में आ जाए, तो आपने उसको नियर जो हमारे पास नंबर होगा ना, नियरेस्ट रुपीज़ होंगे, उस तक आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को इसके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको ना क्लियर हो जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अब ये देखें ना, अगर एक थोड़ा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि मुझे ना 100 का 15% निकाल के दें, यानी कि है 15% ऑफ 100 निकालें, ये अगर मैं कहूँ 15% ऑफ 100। अब ये 100 का जो 15% निकालना है ना, ये कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। 15 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, ये परसेंटेज की जगह पे 100 लगाया जाता है, और ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के साथ। यानी कि जिस वैल्यू का आपने 15% निकालना था ना, तो 15% को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हो, जिस नंबर का भी आपने 15% निकालना है। अब ये हमारे पास ये 100 से 100 कैंसिल हो गई, ये 15 आ जाएगा। यानी कि ये वैसे भी पता चल रहा है 15% का ये मतलब होता है कि 100 में से 15। तो ये मैंने जानबूझ के ये वाली एग्जांपल लिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर 15% ऑफ 100 निकाले ना तो वो 15 ही आता है। अच्छा, बहरहाल अब ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास वो वाली जो कॉस्ट है ना, उस मेल की जो कॉस्ट है, अगर उसको मैं लेट कर लेता हूँ कि वो मेरे पास एक्स है, तो इस एक्स कॉस्ट का उन्होंने 15% जो निकाला है ना, यानी कि इसका जो 15% निकला है मल्टीप्लाई बाय 15% अगर मैं करूँ, वो इक्वल आया है 4 के, क्योंकि उसको ना इस कॉस्ट के ऊपर 15% टिप मिलनी थी और उसको टिप कितनी मिली है 4 रुपीज़ से कुछ ज़्यादा। बहरहाल वो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। अच्छा, अब हम ना इसको यहाँ से सॉल्व करके ना एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में ना उसकी कॉस्ट थी क्या उस मेल की। ये हम एक्स को कुछ नहीं कहते, ये 15% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड, यानी कि ये इसको बल्कि इधर ही एक बार लिख लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 4 के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास था ना 15/100, इधर आके 100/15 हो जाएगा। इसको यहाँ से ना कैंसिल करवाएंगे।
अब बच्चों अगर हम इसको कैंसिल करवाना चाहें तो 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 5 0 0, तो 24 ज़र 80 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ये ना 80 को हम ना 3 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 80 को इधर अंदर लिखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो बाकी 2 0 नीचे। अब ये आ जाएगा 3 6 ज़र 18 और ये हमारे पास अगेन 2 नीचे। अब हम इधर 0 लगाएंगे और इधर लगा देंगे पॉइंट, तो ये फिर से आ जाएगा 3 6 ज़र 18। और उन्होंने हमें कहा था कि इसको आपने ना राउंड ऑफ करके नियरेस्ट नंबर तक लिखना है, तो ये आ चुका है 26.6। इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके 27। तो ये हमारे पास ना इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, 26 नहीं लिखना यहाँ पे, ये देखें ना ऑप्शन नंबर ए में 26 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर बी में 27 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको 26 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखें ना पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ना ये 5 है या 5 से बड़ा अगर हो तो फिर आप इधर एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो ये क्योंकि 6 है इधर तो एक नंबर इसको हम बढ़ाएंगे, तो ये हमारे पास 27 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 है। इन अ सर्टेन सीक्वेंस विद टर्म्स, ये हमारे पास टर्म्स हैं एक सीक्वेंस की, x1 है, x2 है, x3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है xn तक, यानी कि यहाँ पे कोई हमारे पास सीक्वेंस है जिसके यहाँ पे कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, n नंबर्स हैं। कहता है द सम ऑफ द n नंबर्स इज दिस, यानी कि इन n नंबर्स को उन्होंने सम लिया है और उसका आंसर ये आया है। अब वो कहता है इफ द एवरेज ऑफ द n टर्म्स इज 6, और एवरेज उन्होंने ली है इन्हीं नंबर्स की, इन n नंबर्स की, n टर्म्स की, और वो आई है हमारे पास 6। अब सम हमारे पास ये आ चुका है 1458 और एवरेज जो आ चुकी है वो 6 है। वो कहता है व्हाट इज n, हमें ये बताएं कि जो n है ना वो क्या है, n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब आप एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज का फार्मूला ये होता है कि आप ऊपर लिखते होते हैं सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपके पास वो जितनी भी वैल्यूज है ना जिनका आपने एवरेज निकाली है ना उनका आपने सम ले लेना है और वो डिवाइड कर देते हैं जितनी भी वो वैल्यूज होंगी, यानी कि उनकी काउंटिंग कर लेनी है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर और ये इक्वल कर देनी होती हैं। इसका जो आंसर आता है वो बेसिकली एवरेज आ जाती है। अब बच्चों इसका ये मतलब है कि उन्होंने ये सीरीज की ये जो सीक्वेंस उन्होंने दी हुई है ना, इस सीक्वेंस का उन्होंने लिया है एवरेज, और वो एवरेज कितनी आई है, 6 आंसर आया है उस एवरेज का। लेकिन ये जो हमारे पास इसका सम आया है ना, ऊपर बटे के ऊपर हम इसका सम लिखते होते हैं ना, तो सम आया है 1458 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 चलती चलती कहाँ तक जा रही है, n तक। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास n है। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये n इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये 6n आ जाएगा, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 1458 के। अब ये 6 जो है ना इधर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे हम इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1458 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल आ जाएगा n के, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो n का आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 243। अच्छा तो ये n इज इक्वल टू आ गया 243, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सी जो है ना ये हमारे पास राइट आंसर है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 72। इफ x इज एन इंटीजर, अब ये कहता है कि x जो है ना कोई इंटीजर है। वैसे इंटीजर का आप लोगों को पता होना चाहिए कोई मुकम्मल अदाद होता है, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 माइनस में भी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होता कभी भी। इंटीजर होता है एक मुकम्मल अदाद। अच्छा वो कहता है कि x कोई इंटीजर है जो कि 11 से लेकर 21 के दरमियान में कहीं पे भी पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता। इंक्लूसिव यानी कि शामिल है, इंक्लूसिव का मतलब वैसे होता है शामिल होना, इंक्लूड जैसे आप कह सकते हैं। देन द मीडियन ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स बिलो मस्ट बी, कहता है कि आप फिर ये बताएं कि ये जो हमारे पास नीचे नंबर्स दिए जा रहे हैं ना इनका मीडियन क्या होगा। ठीक है, इनका मीडियन क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए कि अगर x हमारे पास कोई, ये जो हमारे पास x इधर इन्होंने रखा हुआ है ना, ये x अगर हमारे पास 11 से लेकर 21 के दरमियान कोई भी नंबर हो। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग देखें ना मीडियन क्या चीज़ होती है, इसको मैं आप लोगों को इधर समझाता हूँ। बच्चों मीडियन आप कैसे लेते होते हैं कि अगर आपके पास फर्ज कर लो ना ये नंबर हो ना 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारे पास कोई दो नंबर, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब इनका जो मीडियन होता है ना वो आप लोग कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने इनको तरतीब से लिखना होता है।
जैसे मैंने यहाँ पे इनको अरेंजमेंट से लिखा है, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अगर ये तरतीब से ना लिखे हो ना, जैसे हमारे पास इधर क्वेश्चन में तरतीब से नहीं लिखे हुए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इनको तरतीब में लिखेंगे, मीडियन अगर फाइंड करना हो। ओके, बहरहाल अभी हम यहाँ पे इसको मीडियन को थोड़ा सा समझ लें। अब मीडियन कैसे लेते हैं, आपने इधर से एक नंबर रिमूव करना है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये जो दरमियान वाले दो नंबर बच रहे हैं ना, इनका एवरेज ले लेना होता है, यानी कि ये 6 + 8 करेंगे और डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर हैं, 2 पे डिवाइड कर देंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा ना वही हमारा मीडियन होगा। इसको कहते हैं, या मीडियन को बेसिकली हम कहते हैं मिडल वैल्यू। अच्छा, ये तो हमारे पास थी। अगर हमारे पास ना ये जो नंबर है ना, ये इनकी तादाद इवन हो, और अगर ऐसे होता 2 4 6 8 10 12 और 14, अगर हमने अब इसका मीडियन फाइंड करना हो, तो अब भला कैसे फाइंड करेंगे? ये और ये कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये जो दरमियान में नंबर बच रहा है ना, ये बच्चों हमारे पास मीडियन है। ये 8 इज द मीडियन ओवर हियर, यहाँ पे 8 मीडियन है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये ऑड नंबर है ना, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमारे पास नंबर जो है ना 7 हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो फिर हमारे पास दरमियान वाला जो नंबर होता है ना वही मीडियन आ जाता है। और अगर हमारे पास इस तरीके से इवन नंबर हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 नंबर है, और ये हमारे पास कितने थे, 7 थे। तो ये जो 7 है ये एक ऑड नंबर है, और ये जो 6 है ना ये इवन नंबर है। तो अगर उनकी तादाद हमारे पास इवन नंबर हो, तो फिर आपने दरमियान वाले दो नंबर्स का जो है एवरेज लेनी होती है, और अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो फिर आपने उनका दरमियान वाला ही नंबर लिखना होता है। बहरहाल हम इधर यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मीडियन आपको पता चल गया कि मीडियन बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले तो हमने देखा कि उन्होंने हमें ये कहा है कि इसका हमें मीडियन बताएं कि क्या होगा अगर ये वाले नंबर्स हों, इनको हमने अगर इसका मीडियन फाइंड करें तो क्या मीडियन क्या हो सकता है। अच्छा, इनको सबसे पहले आप तरतीब से लिखें। तरतीब से भला कैसे लिखेंगे? 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये मैंने इसको ना तरतीब से लिखा है, लेकिन एक नंबर x जो है ना वो मैंने इधर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अभी ना ये पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये x कहाँ पे है आखिर। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को ये तो पता चल रहा होगा कि उन्होंने कहा था कि ये 11 से लेकर ना 21 के दरमियान कहीं पे होगा। अब इसका मतलब है कि ये x यहाँ पे भी हो सकता है स्टार्ट में, और ये x यहाँ एंड पे भी तो कहीं पे हो सकता है, यानी कि 20 के बाद भी हो सकता है। या ये समझ लें, अगर ऐसे समझ ना आए, एक और सिंपल सा मेथड, बहुत ही सिंपल सा। अब क्योंकि ना इनका हमने लेना है मीडियन, हमने ये देखना है कि इसका मीडियन क्या आता है। अब ये टोटल हमारे पास पता है कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास टोटल 9 नंबर हैं, तो इनका जो मीडियन आएगा ना वो दरमियान वाली नंबर होगा। अब ये वाले हमारे पास कितने नंबर हैं? इधर से ये 3, और इधर से हमारे पास ये वाले 3। अब वो जो x है ना, अगर तो वो x इस साइड पे पड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं, यानी कि 16 से पहले पहले कहीं पे भी पड़ा हुआ है, तो फिर हमारा जो मीडियन आएगा ना वो ये वाला नंबर होगा। क्योंकि बच्चों देखो, हम इधर से अगर इधर से अगर 4 रिमूव करेंगे ना, क्योंकि वो x फर्ज कर लो यहाँ पे पड़ा है, तो इधर से हम अगर 4 नंबर रिमूव करेंगे तो इधर से भी तो 4 नंबर्स हम रिमूव करेंगे ना, तो दरमियान वाला जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। अच्छा, लेकिन अगर यही वाला x इधर की बजाय ना लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे पड़ा है, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर x हमारे पास इस साइड पे कहीं भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, या यहाँ पे एंड पे पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, तो फिर हमारा जो मीडियन आएगा ना वो मीडियन हमारे पास 16 नहीं आएगा बल्कि 17 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना, तो इधर से हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे? 1 2 3 4। 4 नंबर इधर से रिमूव करेंगे और 4 नंबर इधर से रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4, और ये 5th वाला जो नंबर है ना ये हमारा मीडियन है। यानी कि या तो हमारे पास 16 मीडियन आएगा या फिर 17 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आइदर 16 और 17 वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये राइट आंसर है। अब जो हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया जी, इट टेक्स अली 5 आवर्स टू पेंट अ सर्टेन रूम। कहता है कि एक रूम है, अली अगर उसको पेंट करता है ना तो 5 घंटों में उसको पेंट कर लेता है। इट टेक्स अहमद 4 आवर्स टू पेंट अ सेम रूम। कहता है कि जो अहमद है ना उसी रूम को पेंट करने में 4 घंटे लगाता है।
अच्छा, यहाँ पे अली को मैं ए से शो कर रहा हूँ और अहमद को मैं एच से। अब देखें ना, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि अली जो है ना 5 घंटों में अगर उस रूम को पेंट कर रहा है ना, अगर मैं इसकी वजह से स्पीड निकालना चाहूँ, यानी कि देखना चाहूँ कि अगर वो 5 घंटों में इतना काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो ये जो अली है ना, अली 1 घंटे में पता है बच्चों कितना काम करेगा, ये 1/5 पार्ट करेगा। यानी कि अगर वो एक रूम को 5 घंटों में कंप्लीट कर रहा है तो उस रूम के अगर मैं 5 बराबर हिस्से कर दूं तो 1 घंटे में वो एक हिस्से को पेंट कर लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/5 लिखा। ये क्योंकि हमने प्रॉपर इसको सॉल्व नहीं करना, बस समझना है कि ये क्या चीज़ है, इस वजह से a इज इक्वल टू 1/5। इसका वैसे मैंने ये रेट ऑफ वर्क निकाला है, यानी कि वो कितने स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है ना, चलें यहाँ पे साथ मेंशन कर देता हूँ आपको आसानी से समझ आए। अब इसी तरीके से हमारे पास जो अहमद है ना एच, ये अगर एक काम को ना उसी काम को 4 घंटों में कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर ना उसका 1/4 हिस्सा करेगा। ये पर आवर में हमने इसको निकाला है, तो अहमद उसको 1/4 हिस्सा उसका काम करेगा 1 घंटे के अंदर। अच्छा, अब हम ना ये देखते हैं कि हमारे पास ना आगे स्टेटमेंट में कहता है हाउ मैनी आवर्स वुड इट टेक अली एंड अहमद वर्किंग टुगेदर एट देयर रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ पेंट द रूम टुगेदर। कहता है कि अगर वो इसी स्पीड से काम करें, दोनों मिल के अगर काम करें तो वो कितना टाइम लगाएंगे। हमने आवर्स चेक फाइंड करने हैं, टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना ये देखते हैं कि जो हमारे पास अली है और अहमद है ना, ये अगर दोनों मिलके काम करें ना तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे। क्योंकि देखें ना, अहमद जो है ना, अली जो है ना, वो उस काम को 1 घंटे में उसका 5वां हिस्सा कर रहा है, और जो अहमद है वो उसी काम को 1 घंटे में उसका चौथा हिस्सा कंप्लीट कर लेता है उस काम का। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 1/5 हिस्सा एक बंदा काम कर लेगा और उसमें से 1/4 हिस्सा जो है ना वो एक बंदा काम कर लेगा। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो 5 और 4, यानी कि 5 4 ज़र 20, और ये आ जाएगा 5 4 ज़र 20 होता है, 4 1 ज़र 4 प्लस 4 5 ज़र 20, 5 1 ज़र 5 इज इक्वल टू 9/20। यानी कि अगर वो दोनों अगर मिलके काम करते हैं ना तो वो 1 घंटे के अंदर पर आवर, 1 घंटे में ना वो उस काम का इतना हिस्सा जो है ना वो कवर कर लेंगे। लेकिन हमने तो ये देखना था कि वो उसको टोटल कितने टाइम में करते हैं। अब अगर आपने इसका टोटल निकालना है ना, टोटल टाइम निकालना है कि आप इसको कितने टाइम के अंदर वो करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि ये वो कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर काम। ठीक है ना, अब इतना काम वो कर रहे हैं 1 घंटे में, अगर हमने इसके घंटे निकालने तो वो टोटल काम हमारे पास है 1, यानी कि उस टोटल काम को हम 1 कह देते हैं, 1 है। तो उसको हम तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 9/20 के ऊपर। ये मैं समझाता हूँ कि ये हमने डिवाइड कैसे किया, क्यों किया। ये बच्चों इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको जब मैं लिखूंगा ये सामने आके 1/1 इसका अपने से कर लें और मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/9, बटा चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 20/9 आ जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 20 को अंदर रखें और 9 पे, तो ये आ जाएगा 9 2 ज़र 18, बाकी नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा। और इसको संयों की शक्ल में अगर लिखें तो ये जो 2 होता है ना ये स्टार्ट में आ जाता होता है, और ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर आ जाती होती है, और ये 9 वैसे का वैसे। तो 2 होल 2/9 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये हमारा राइट आंसर है। अब ये यहाँ पे देखें कि ये मैंने क्या किया था, 1 डिवाइडेड बाई ये क्यों किया था। अब देखो, अगर हमारे पास ना टोटल अगर काम हो ना, फर्ज कर लो एक काम है जिसकी कोई मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है ना, एक टोटल काम है जिसके मैंने टोटल 10 हिस्से किए हुए हैं। उसमें से अगर एक बंदा उसमें से 2 हिस्से काम करता है ना, एक बंदा है वो उसके कितने हिस्से काम कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, 2 हिस्से। तो अगर मैं 10 को 2 पे तकसीम कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा या 2 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, जितने मर्जी बंदे हैं, अगर वो उस एक काम के हम टोटल 10 हिस्से कर लेते हैं ना, 10 हिस्से, और वो 1 घंटे के अंदर अगर वो उसके में से 2 हिस्से काम के कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर टोटल उनको 5 घंटे लगेंगे। अब इसी तरीके से मैंने यही काम किया है कि मैंने उस काम को टोटल, मैंने उस काम को 1 बोला है और 1 को मैंने डिवाइड किया है वो जितना काम 1 घंटे के अंदर कर रहे हैं दोनों मिलके। अब मैं 1 को जब इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वो वाला टाइम आ जाएगा कि वो कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार ना पेपर में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अ मैन ए डन वर्क 1/4 एंड अ मैन बी डन द वर्क एट द रेट ऑफ 1/5। तो आप हमें बताएं कि ये क्या होगा।
इस तरीके से काफ़ी बार क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 78 में अगर देखें ना, इसमें भला क्या कहा गया है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 में देखें, इसमें कहा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 8 मीटर। यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है 8 मीटर, दूसरी दी हुई है 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, शायद आपको नजर ना आए, और तीसरी दी हुई है 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये ना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि अगर एक लेंथ हो ना 8 मीटर की, फर्ज कर लो वो इतनी है, और दूसरी लेंथ हो 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर यानी कि इतनी हो, और तीसरी लेंथ हो 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर, फर्ज कर लो वो इतनी होगी। तीन उन्होंने लेंथ दी हैं। वो कहता है कि अगर हमने अब इस लेंथ को ना मेजर करना हो, तो हमारे पास मेजरमेंट के लिए जैसे हमारे पास एक फुट होता है या कोई रॉड है हमारे पास रॉड, तो वो कितनी लेंथ का होना चाहिए, बड़ा से बड़ा, जो इसको ना एग्जैक्टली कंप्लीट जो है ना इसको मेजर कर सके। यानी कि अगर हमारे पास फर्ज कर लो हम यहाँ पे फुट रखें, तो 1 फुट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 फुट इसके कंप्लीट हुए, और हमने बता दिया कि ये 10 फुट है। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि उससे बड़ा कोई वैल्यू भी ना हो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यही ले लेता कि अगर ये मैं इसको बना देता 2-2 फुट के, अगर ये 2 फुट 2 फुट 2 फुट होता, फिर 2 फुट होता, 2 फुट होता, अब भी ये कंप्लीट हो रहा है। देखा है, पहले 1-1 फुट से कंप्लीट हो रहा था, अब मैंने कोई ऐसा पैमाना लिया जो कि 2 फुट का था, अब भी ये कंप्लीट हो गया। अगर मैं ये 3 का लेता तो शायद फिर ये कंप्लीट ना होता। यानी कि यहाँ पे जब मैं 3-3 रखता तो ये 3 वाला अगला जो है ना ये यहाँ तक आता, लेकिन मुझे तो लेंथ यहाँ तक कवर करनी थी। बहरहाल इतना मसला नहीं है, एवं ही आप लोग परेशान होते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना सिंपल करता हूँ मैं। बच्चों हम ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले हम ना इनके यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर के अंदर ना 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब मैं 8 मीटर को कन्वर्ट करूंगा ना, तो 8 मीटर्स जो होंगे ना ये इक्वल आ जाएंगे 800 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से हमारे पास जो 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर है ना, ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, 4 मीटर होगा 400 सेंटीमीटर, और 400 और ये 20 सेंटीमीटर ऊपर भी है, यानी कि ये आ जाएगा 420 सेंटीमीटर। और बच्चों तीसरा हमारे पास है 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर का बन जाएगा 1220, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1220 सेंटीमीटर। ये बेसिकली था 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 3 लेंथ दी हुई हैं, हमने ना एक्चुअल में इसका जीसीडी फाइंड करना है। इन तीनों वैल्यूज का हमने जीसीडी फाइंड करना है, यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। अच्छा, अब हमने ना यहाँ से जो सबसे 2 छोटी वैल्यूज है ना उनको चूज कर रहे हैं ना। एक तो हमारे पास 800 है और दूसरी हमारे पास 420 है। इन दोनों का हम सबसे पहले जीसीडी फाइंड करेंगे, 800 का और 420 का। आपने क्या काम करना है, 800 को सबसे पहले इधर ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लिखना है, और इसको 420 पे डिवाइड करना है इस तरीके से। अब ये डिवीजन कुछ और तरीके से सीखना है इसको। ये इसको 1 से करना है तो ये आ जाएगा 420। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो माइनस करके आंसर आएगा 380। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस तरीके से ऐसे करते होते हैं और ये दोबारा से डिवीजन नई स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 420 को अब आपने इधर लिख देना 420। अच्छा, अब हमारे पास ना ये 380 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 380 आ जाएगा यहाँ। अच्छा, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 40। इधर फिर से इस तरीके से नई डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, 380 इधर आ जाएगा। अब ये 40 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 360, और इनको जब हम कैंसिल करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर इधर 20 आएगा। फिर से ऐसे बनाएंगे और ये 40 अब इधर लिखेंगे। अब ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा और डिवाइडेड। अच्छा, अब ये रिमाइंडर हमारे पास 0 बच चुका है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपने इसको करना था। अब इसका यहाँ पे ये वाला जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला 20, इसको हमने देखना है कि इसको हमने अब क्या करना है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी वैल्यू थी ना, थर्ड वैल्यू, वो थी हमारे पास ये वाली 1220। अब इसको इसके साथ हमने करना है, यानी कि ये जो हमारे पास 20 बाकी बचा है ना ये वाला, इसको और 1220 को, ये 1220, और इसका हम जीसीडी फाइंड करेंगे 20 के साथ। तो इसको ना हम कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, यानी कि 20 को अगर मैं 61 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1220।
और ये कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। यानी कि ये जो हमारे पास 20 बेसिकली इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, ये 20 सेंटीमीटर में था, ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है क्योंकि वो सारे यूनिट जो है ना वो हमारे पास सेंटीमीटर में थे, ये जो हमने जिनका ये जीसीडी फाइंड किया है। तो ये हमारे पास जो अभी आंसर वो 20 आ रहा था ना, वो 20 भी सेंटीमीटर में लेना है। ये क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखे ना तो 20, सॉरी इधर तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में देखे ना तो 20 मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास राइट आंसर नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाना वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात एक बार फिर से इसको समझ लें थोड़ा सा। ये फर्ज कर लो 800 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्ज कर लो 420 सेंटीमीटर है, और फिर ये हमारे पास फर्ज कर लो 1220 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको ना 20 सेंटीमीटर करके इसकी मेजरमेंट करूँ ना, हर बार 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक 20 सेंटीमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये जब मैं यहाँ तक मेजरमेंट करके आऊंगा ना तो ये मेरे पास एक कंप्लीट मेजरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये भी इसमें मजे की बात ये भी है कि 20 सेंटीमीटर से बड़ा अगर मैं कोई भी सेंटीमीटर ले लूं, यानी कि फर्ज कर लो 21 सेंटीमीटर का या 22 सेंटीमीटर की मेजरमेंट करता हूँ हर बार, यानी कि पहली बार भी 22 सेंटीमीटर, फिर अगली बार 22 सेंटीमीटर, फिर 22 सेंटीमीटर, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि या तो वो पैमाना थोड़ा सा बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल ये हमारे पास ना इस वीडियो के जो है ना क्वेश्चंस थे। जो बाकी के क्वेश्चंस है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से देखें। चैनल को भी बाकी को विजिट करें ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।